इतिहास में कितने परमाणु विस्फोट हुए हैं? शायद ज्यादातर लोगों की तरह आपका जवाब होगा 2, हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु धमाके, राइट? पर नहीं, आपका जवाब गलत है, क्योंकि एक और परमाणु धमाका है जो हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में किया गया था। वो भी इतना बड़ा और भयंकर कि उसे अंतरिक्ष में घूम रही अमेरिकी सैटेलाइट्स तक ने रिकॉर्ड किया था। तो साल 1979 की काली रात, इंडियन ओशन के ऊपर तैरते बादल और अचानक आसमान में चमकती है एक अजीब सी लाइट। एक बार नहीं बल्कि 2 बार, जैसे किसी ने ब्रह्मांड की आंखों में फ्लैश मार दिया हो। किसी को नहीं पता कि ये क्या था, मीटियोर, कोई सीक्रेट वेपन या कुछ और। ऑर्बिट में मौजूद अमेरिकी सैटेलाइट ने इस डबल फ्लैश को रिकॉर्ड किया। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह सिग्नल वैसा ही है जैसा एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, लेकिन सवाल यह था कि ब्लास्ट किया किसने? अमेरिका, सोवियत यूनियन, इंडिया, इजराइल, साउथ अफ्रीका, हर नाम उभरा मगर कोई भी सबूत नहीं मिला। इसी दौरान कई लोगों ने एक और थियरी दी, जिसके मुताबिक हिंद महासागर में हुआ ये धमाका किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन के यूएफओ के क्रैश होने से बना था, जो इतना भयंकर था कि हमारी सैटेलाइट्स को वो एनर्जी पैटर्न इंसानों के बनाए सबसे ताकतवर हथियार परमाणु बम जैसा लगा। तो क्या साल 1979 की वो मिस्टीरियस डबल फ्लैश इंसानी हथियार था या फिर किसी और सिविलाइजेशन का सिग्नल? तो आज हम जानेंगे इतिहास के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड सीक्रेट, द वेला इंसिडेंट के बारे में, जो आज भी वैज्ञानिकों की नींद उड़ा देता है। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। तो सुबह का सूरज धीरे धीरे हिरोशिमा पर चढ़ रहा था। गलियों में बच्चे स्कूल की ओर भाग रहे थे, दुकानों पर बाजार सजने लगा था और हर तरफ एक साधारण दिन की चहल पहल थी। लेकिन अचानक आसमान में एक अजीब सी चमक उभरी, इतनी तेज कि आंखें पल भर के लिए अंधी हो गई। एक साइलेंट फ्लैश और फिर सब कुछ राख में बदल गया। घर, सड़कें, जिंदगियां सब सेकंड्स में गायब हो गए। जिसने भी ये मंजर देखा ना, उसने कहा ये रोशनी सूरज से भी ज्यादा तेज थी, मानो खुद आसमान फट गया हो। हिरोशिमा का वो दिन इंसानियत के लिए एक खौफनाक रिमाइंडर बन गया कि एक फ्लैश पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकता है। और ठीक 34 साल बाद, साल 1979 की रात, वैसा ही डबल फ्लैश फिर से आसमान में दिखा। लेकिन इस बार कोई सिटी तबाह नहीं हुई, बल्कि वैज्ञानिकों के सामने उठ गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास आज तक नहीं है। तो 22 सितंबर 1979 की आधी रात, हिंद महासागर की ठंडी और अंधेरी लहरों के ऊपर अचानक आसमान 2 बार चमकता है। ये कोई साधारण बिजली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी रोशनी थी जो कुछ ही सेकंड्स में बुझ गई। उस वक्त पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रही थी वेला 6911 नाम की एक एडवांस अमेरिकी सैटेलाइट, जिसने इस अजीब घटना को अपने सेंसर्स में रिकॉर्ड कर लिया। जब इस डेटा को एनालाइज किया गया ना, तो ये पता चलता है कि जब ये मिस्टीरियस रोशनी हिंद महासागर में 2 बार चमकी, तो उसमें पहली रोशनी तेज और छोटी थी, जबकि दूसरी रोशनी पहली से कम चमकदार पर ज्यादा देर तक दिखी थी। न्यूक्लियर विज्ञान की भाषा में इसे कहा जाता है डबल फ्लैश। और डबल फ्लैश का मतलब सिर्फ एक ही होता है, किसी ने वातावरण में परमाणु हथियार का विस्फोट किया है। लेकिन समस्या ये थी कि साल 1963 से पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी लागू थी। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते के बाद दुनिया के हर देश पर समुद्र, अंतरिक्ष या हवा में न्यूक्लियर टेस्ट करना पूरी तरह से बैन था। सारी दुनिया जानती थी कि अगर इस नियम को कोई तोड़ेगा तो उसके परिणाम विनाशकारी होंगे और पूरी दुनिया के देश मिलकर उस देश पर इकोनॉमिक और दूसरे तरह के हार्श सैंक्शंस लगा देंगे, जिससे वो देश तबाह हो सकता है। फिर भी इस फ्लैश ने जैसे पूरी ग्लोबल व्यवस्था को चुनौती दे दी थी। यह सिग्नल इतना साफ था कि पैट्रिक एयरफोर्स बेस फ्लोरिडा में बैठे अमेरिकी अधिकारी तुरंत चौकन्ने हो गए। अलार्म बज उठा। वे जानते थे कि इस तरह की चमक सिर्फ एक परमाणु विस्फोट से आ सकती है। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने इस डबल फ्लैश को एक और एंगल दिया, और वो था एलियंस का एंगल, जिसमें इस थियरी का कहना था कि हो सकता है कि यह डबल फ्लैश पृथ्वी के किसी देश द्वारा किया गया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन के यूएफओ क्रैश से निकला एनर्जी सिग्नेचर था।
इस थियरी पर हम आगे बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं इस सैटेलाइट के बारे में जिसने ये हाई एनर्जी फ्लैश रिकॉर्ड किया था। तो ये है अमेरिका की वेला सैटेलाइट्स, जिन्हें खास तौर पर इसी तरह डिजाइन किया गया था कि ये दुनिया में होने वाले परमाणु टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि अमेरिका हमेशा यह देखता रहे कि कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी का उल्लंघन ना करे। इसके लिए इनके अंदर लगे रेडिएशन डिटेक्ट करने वाले बैंग मीटर्स इतने संवेदनशील थे कि साल 1960 के दशक से अब तक 41 बार उन्होंने इस तरह का डबल फ्लैश पकड़ा था और हर बार वह असली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन साबित हुआ था, कभी भी कोई फॉल्स अलार्म नहीं। इसलिए 22 सितंबर 1979 के उन हाई एनर्जी डबल फ्लैशेस को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन था। यानी ये तो पक्का था कि ये एक परमाणु धमाका ही है। बस अब अमेरिका का काम ये था कि उस देश का पता लगाना जिसने ये धमाका किया था, जिसके बाद सैटेलाइट से मिले डेटा के आधार पर उस एनर्जी एक्सप्लोजन की लोकेशन का अंदाजा लगाया जाता है, जिसमें एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये ब्लास्ट 47 डिग्री साउथ और 40 डिग्री ईस्ट इंडियन ओशन में हुआ था, यानी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा है और क्रोजेट आइलैंड जो फ्रांस का हिस्सा है, उनके बीच के गहरे समुद्र में। तो क्या ये सच में एक परमाणु बम का धमाका ही था जिसे दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस में से किसी ने किया था? वेल, एक्सपर्ट्स इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक और कंट्री पर गई जिस पर आरोप लगाया जा रहा था कि वो देश चुपचाप परमाणु हथियार बना रहा है, और उस देश का नाम था इजराइल। इसका मतलब था कि शक की सुई उस समय दुनिया के 3 देशों पर थी, साउथ अफ्रीका, फ्रांस और इजराइल। लेकिन यहाँ पर एक और भी पॉसिबिलिटी थी जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जिसके मुताबिक शायद इस परमाणु धमाके में इन तीनों में से किसी का हाथ नहीं था, बल्कि इसके लिए जिम्मेदार थी एक ऐसी सिविलाइजेशन जो शायद पृथ्वी की थी भी नहीं। तो व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में भारी चुप्पी पसरी हुई थी। लंबी मेज पर रखे मॉनिटर्स पर सिर्फ 2 तेज स्पाइक्स दिख रहे थे। वेला 6911 का ऑप्टिकल डेटा, साइंटिस्ट, जनरल्स और पॉलिसी मेकर्स सबकी नजरें उसी ग्राफ पर जमी हुई थी। सवाल बस एक था, क्या ये सच में परमाणु हथियार है या कुछ और है? लेकिन वेला का ऑप्टिकल डेटा तो सिर्फ शुरुआत थी। जल्दी ही बाकी सिग्नल सामने आने लगे। यूएस नेवी के गहरे समुद्र में लगे हाइड्रोफोन सिस्टम्स, जिन्हें सोसुस और मिल्स एरेज कहा जाता है, उन्होंने भी उसी रात साउथ अटलांटिक से उठे एकॉस्टिक वेव्स को रिकॉर्ड किया था। और नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने जब इन वेव्स को एनालाइज किया तो उनकी फ्रीक्वेंसी और पैटर्न्स वैसे ही थे जैसे किसी परमाणु धमाके के दौरान होते हैं। इसके अलावा इसी दौरान हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में एक और स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला, जिसने इस बात को और मजबूत कर दिया, क्योंकि वहां के लैब्स ने अक्टूबर-नवंबर 1979 में स्लॉटर की गई भेड़ों की थायराइड ग्लैंड्स के परीक्षण के दौरान उनमें आयोडाइन 131 डिटेक्ट किया। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और सिर्फ न्यूक्लियर फिजन से बनता है, और क्योंकि इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 8 दिन होती है तो इसका मतलब था कि यह कंटैमिनेशन ताजा था। इन शॉर्ट कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की भेड़ों में डिटेक्ट हुआ ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप उसी इंडियन ओशन में हुए डबल फ्लैश एनर्जी धमाके का प्रूफ था जो कुछ दिन पहले ही वहां पर हुआ था। और ये बात यह भी कंफर्म करती थी कि यह एक परमाणु धमाका ही था, जिससे निकले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स शायद हवा के फ्लो के कारण ऑस्ट्रेलिया की जमीन तक पहुंचे थे। इसके बाद इससे रिलेटेड और भी प्रूफ्स मिले, जैसे पुएर्तो रिको का एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी जो रेडियो टेलीस्कोप्स है, उसने भी पृथ्वी के वातावरण की कई परतों में से एक आयनोस्फीयर में 22 सितंबर की सुबह एक ट्रैवलिंग आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस डिटेक्ट किया था। ये डिस्टर्बेंस ठीक उसी दिशा से आया था जहां प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स के पास वो मिस्टीरियस डबल फ्लैश डिटेक्ट हुई थी। अब डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के वैज्ञानिकों की माने तो ऐसे रिपल्स पहले भी सोवियत हाई यील्ड टेस्ट से दर्ज हो चुके हैं। इसका मतलब ये था कि साल 1979 के इस धमाके से निकली एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उसने पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों तक असर डाला था। सैटेलाइट के ऑप्टिकल सेंसर्स, ओशियन एकॉस्टिक सिग्नल्स, रेडियो एक्टिव फॉलआउट और आयनोस्फेरिक शॉक, 4 अलग अलग सोर्सेस से आया एविडेंस एक ही कहानी सुना रहा था कि बेशक ये एक परमाणु धमाका ही है। लेकिन जब ये मामला व्हाइट हाउस के सलाहकारों तक पहुंचा तो कहानी बदलने लगी। मानो जिस एनर्जेटिक डबल फ्लैश धमाके की जानकारी पहले अमेरिका ने ही दुनिया को दी थी, अब वही अमेरिका इस धमाके की सच्चाई को छुपा रहा हो। कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने MIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक रोइना की अगुवाई में एक पैनल बनाया
इसे रुइना पैनल कहा गया। अब नाम तो साइंटिफिक इंक्वायरी का था, लेकिन मैंडेट बहुत सीमित था। पैनल से बस इतना पूछा गया कि क्या ये कोई नेचुरल घटना हो सकती है। आयरनिकली उन्हें ये जांचने का अधिकार ही नहीं दिया गया कि अगर ये न्यूक्लियर ब्लास्ट है तो किसने किया, और उनसे क्रूशियल क्लासिफाइड एविडेंसेस जैसे हाइड्रो एकॉस्टिक डेटा या CIA की रिपोर्ट्स भी छुपा ली गई। जिसके बाद रुइना पैनल ने डेटा को देखा और कहा हो सकता है कि ये माइक्रोमीटियोरॉइड इंपैक्ट हो या सैटेलाइट ग्लिच। उन्होंने ये भी लिखा कि लाइट कर्व में कुछ एनोमलीज थी जो टेक्स्ट बुक न्यूक्लियर डबल फ्लैश से थोड़ी अलग थी। आखिर में उनका वर्डिक्ट आया प्रोबेबली नॉट न्यूक्लियर। इन शॉर्ट कहा जाए तो अमेरिका ने इस पैनल के जरिए मानो जानबूझकर इस मिस्टीरियस डबल फ्लैश को परमाणु धमाका ना मानकर एक नेचुरल इवेंट मानने के लिए दुनिया पर जोर दिया। यानी ये वर्डिक्ट साइंटिफिक से ज्यादा पॉलिटिकल था, जिसके बारे में दुनिया का कहना था कि भले ही हर टेक्नोलॉजी, हर देश की सीक्रेट एजेंसी और हर एविडेंस इसे एक परमाणु धमाका बता रहे हो, पर अगर अमेरिका मान लेता है कि ये सच में एक परमाणु धमाका था, तो कार्टर यानी कि उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट को इजराइल और साउथ अफ्रीका पर कड़े सैंक्शंस लगाने पड़ते। सॉल्ट टू आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी और कैंप डेविड पीस प्रोसेस भी खतरे में पड़ जाते और अमेरिकी प्रेसिडेंट कार्टर, जो खुद को ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन चैंपियन बताया करते थे, इस कदम से उनकी क्रेडिबिलिटी चूर चूर हो जाती। इसीलिए अमेरिकी सरकार के लिए अनसर्टेन रिजल्ट सबसे सुविधाजनक रास्ता था। इसके अलावा कुछ कॉन्स्पिरेसीज ये भी कहती है कि शायद जब अमेरिका को इस इवेंट में एक UFO जैसी टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्व होने के बारे में पता चला, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि ये बात किसी और को पता चले, और इसीलिए भी अमेरिका ने इस एनर्जेटिक विस्फोट को अब नेचुरल एंगल दिया, जबकि किसी भी नेचुरल इवेंट में इस तरह की पावरफुल एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो क्या सच में अमेरिका जानबूझकर हिंद महासागर में हुए एक एलियन UFO क्रैश की खबर दुनिया से छुपा रहा था? जब हम 1979 के इस डबल फ्लैश ब्लास्ट की लोकेशन और धमाके की इंटेंसिटी, जिसे ऑर्बिट से भी देखा जा सकता था, इन सभी चीजों को ध्यान से देखते हैं तो सच में कुछ बातें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर टेस्ट बैन के ट्रीटी आने के बाद पूरी दुनिया को पता था कि अगर किसी ने भी अब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो पूरी दुनिया उसे नहीं छोड़ेगी और उस कंट्री पर हैवी सैंक्शंस लगाए जाएंगे, जिसके कारण किसी भी कंट्री के लिए ऐसे समय में परमाणु धमाका करना काफी मुश्किल और लगभग नामुमकिन सा था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ट्रीटी देशों को धरती, समुद्र और अंतरिक्ष में परमाणु टेस्ट करने से रोकती थी, पर इस ट्रीटी में भी एक फ्लॉ था, क्योंकि इसमें अंडरग्राउंड बंकर्स या खड्डों को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए अगर किसी कंट्री को इस ट्रीटी के बावजूद भी न्यूक्लियर टेस्ट करना ही हो तो उसका बेस्ट ऑप्शन यही होता कि वो अंडरग्राउंड टेस्ट करे, ताकि वो ट्रीटी के इस फ्लॉ का फायदा उठाकर कह सके कि उसमें अंडरग्राउंड मेंशन नहीं था। और यही सेम चीज भारत ने भी अपने परमाणु टेस्ट के दौरान किया था। लेकिन इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है वो ये थी कि अगर कोई ट्रीटी के बावजूद टेस्ट करता है तो वो कोशिश करेगा कि ये टेस्ट अपने देश की किसी पहाड़ी या जमीन में छुप कर करे, ताकि उस पर अमेरिकी सैटेलाइट्स की नजर ना पड़े। पर हम इस मिस्टीरियस डबल फ्लैश धमाके में देखते हैं कि वो एक खुले समुद्र में था, जहां सैटेलाइट्स की नजरों में उसका आना काफी ऑब्वियस था। इन शॉर्ट कहा जाए तो इसके काफी कम चांसेस थे कि ये किसी कंट्री द्वारा किया गया कोई परमाणु धमाका था। इसीलिए यहाँ कुछ लोग एलियन कॉन्स्पिरेसी को ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मानते हैं। उनका कहना है कि हिंद महासागर में 22 सितंबर को काफी एयर एक्टिविटीज भी हुई थी और इस दौरान कई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इस एरिया में उड़ रहे थे, जो शायद किसी इंसानी टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि एक एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर चल रहे थे। और उनमें से एक UFO इस दौरान हिंद महासागर में जाकर किसी कारणवश क्रैश हो गया, जिसके चलते उसमें लगा न्यूक्लियर इंजन एक तेज धमाके के साथ फट गया। और वही हाई एनर्जी डबल फ्लैश उस दिन अमेरिकी सैटेलाइट्स ने कैप्चर किया। कहा जाता है कि शुरुआत में अमेरिका ने इसे किसी देश द्वारा किया गया न्यूक्लियर टेस्ट माना, पर जल्द ही और इंफॉर्मेशन मिलने पर उन्हें ये क्लियर हो गया कि ये कोई परमाणु टेस्ट नहीं था बल्कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन का UFO क्रैश था। और उसी के बाद से अमेरिका ने इस धमाके की जानकारी को गोपनीय रखते हुए उसे एक नेचुरल फेनोमेना बताना शुरू कर दिया। और हो सकता है कि वो एलियन टेक्नोलॉजी भी अमेरिका ने अपने कब्जे में ले ली। वैसे ये बस एक कॉन्स्पिरेसी है और इसके भी कोई एविडेंस आज तक नहीं मिले हैं। और साल 1979 की इस डबल फ्लैश लाइट को द वेला इंसिडेंट कहकर भुला दिया गया। वैसे इनमें से आपका क्या मानना है कि आखिर साल 1979 के उस दिन इंडियन ओशन में वो धमाका कैसे और क्यों हुआ था?
क्या सच में उसके पीछे किसी देश द्वारा किया गया न्यूक्लियर टेस्ट था या फिर कोई यूएफओ क्रैश था? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।